This video is brought to you by Alpine Academy. Subject Biology, Class 9th. SIN Textbook Board, Jamshoro. Chapter 2, Part 6. Structural Organization of Life. Unicellular organisms. Those plants and animals which are composed of a single cell are known as unicellular organisms. यानी कि वो animals और plants जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बने हुए होते हैं उनको हम unicellular organisms कहते हैं. नाम से जाहिर होता है uni means एक, अकेला, और cellular means यानी कि सेल से बना हुआ, यानी कि एक सेल से बने हुए जो organisms होते हैं उनको हम कहते हैं unicellular organisms. Amoeba. It is an example of unicellular organism और इसकी properties हम अब discuss करेंगे. It is unicellular eukaryotic aquatic organism found in stagnant water. यानी कि ये unicellular organism है, eukaryotic organism है. अब eukaryotic हमने पहले पढ़ा था, यानी कि जिसके न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, प्रॉपरली वो उसकी मतलब मेम्ब्रेन हो, उसको हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. तो ये यूनिसेलुलर होता है, यूकैरियोटिक होता है, पानी में रहने वाला जो है वो ऑर्गेनिज्म है, और ये स्टेगनेंट वाटर में पाया जाता है, यानी कि जो खड़ा हुआ गंदा पानी होता है उसमें पाया जाता है. इट इज माइक्रोस्कोपिक इन साइज अबाउट 0.25 मिलीमीटर्स, यानी कि ये हमें नेकेड आई से नहीं नजर आता, इसको हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, और इसका साइज होता है 0.25 मिलीमीटर्स. डज नॉट possesses अ परमानेंट फॉर्म, यानी कि एक सिंगल फॉर्म इसकी नहीं होती, इसका कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता. जैसे पानी का कोई भी शेप नहीं होता. हम पानी को एक ग्लास में डाल दें तो उसका ग्लास जैसा शेप हो जाता है, अगर एक कंटेनर में डाल दें तो उसका कंटेनर जैसा शेप हो जाता है, जमीन पे फेंक दें तो इरेगुलर शेप हो जाता है पानी का. जैसे पानी का कोई शेप नहीं होता, ऐसे अमीबा का भी कोई शेप नहीं होता. साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स. जो साइटोप्लाज्म होता है अमीबा का वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. आउटर पोर्शन विच इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट कॉल्ड एक्टोप्लाज्म. एक आउटर पोर्शन होता है जिसको हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं. यहाँ पर डायग्राम में भी आप लोगों को शो हो रहा होगा, ये है एक्टोप्लाज्म यहाँ पर जो है, और दूसरा पार्ट होता है एंडोप्लाज्म. आउटर पोर्शन जो होता है, इसमें मैं आप लोगों को हाईलाइट करके बता देती हूँ कि कौन सा है. ये देखें, ये है एक्टोप्लाज्म जो कि बाहर की तरफ होता है, ठीक है. ये क्लियर होता है और ट्रांसपेरेंट होता है. और इनर विस्कस पोर्शन, ट्रांसल्यूसेंट एंड ग्रैनुलर पार्ट कॉल्ड एंडोप्लाज्म. अच्छा, जो एंडोप्लाज्म होता है जो कि अंदर की तरफ होता है, बेसिकली वो गाढ़ा होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, थिक होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है, यानी कि लाइट थोड़ी पास हो सकती है, कंप्लीटली पास नहीं हो सकती, और ग्रैन्युलर होता है, यानी कि इसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, उसको हम एंडोप्लाज्म कहते हैं. एंडोप्लाज्म कंटेन्स मैनी फूड वैक्यूल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, यानी कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वैक्यूल्स होते हैं. यहाँ पे देखिए, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ, ये है वैक्यूल्स जो लाइट पर्पल कलर के बने हुए, डिफरेंट साइजेस के वैक्यूल्स होते हैं अमीबा के अंदर. न्यूक्लियस टेंड्स टू चेंज इट्स पोजीशन एज अमीबा मूव्स, यानी कि ये अमीबा की प्रॉपर्टीज ही कंटिन्यू है इस स्लाइड में भी. जो न्यूक्लियस होता है उसकी भी कोई पर्टिकुलर साइज नहीं होती, मतलब जगह नहीं होती उसकी कोई भी पर्टिकुलर अमीबा के अंदर. जैसे अमीबा मूव करता रहता है तो न्यूक्लियस की जगह भी चेंज होती रहती है. कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फंक्शंस टू रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम बॉडी. हमने पढ़ा कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं डिफरेंट साइजेस के. तो जब अमीबा के अंदर बहुत ज्यादा पानी भर जाता है तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स क्या करते हैं, उस पानी को एक्सक्रिएट करने में हेल्प करते हैं. अमीबा मूव्स बाय टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नोन एज सूडोपोडिया. फॉल्स बीट. जो अमीबा है वो उसकी मूवमेंट कैसे होती है, तो उसकी मूवमेंट जो है उसके कोई छोटे से जो है आप ये कह सकते हैं उसकी एक्टोप्लाज्म जो आउटर सरफेस होती है उस पर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बाहर निकल रही होती है बहुत सारी पूरी सरफेस पे, जो कि उन्हें मूव करने में हेल्प करती हैं, और उसे हम सूडोपोडिया कहते हैं. Pseudo means false and podia means feet, यानी कि false feet also helps to capture food particles. अच्छा, ये जो है food particles को engulf करने में भी हेल्प करते हैं. कौन? Pseudopodia. Amoeba respires by exchanging gases with surrounding water through body surface. जो amoeba है वो गैसेस कैसे एक्सचेंज करता है अपने सर्वाइवल के लिए, तो वो जिस पानी में रहता है उसके साथ गैसेस एक्सचेंज करता है. उसको कोई मुंह नहीं होता, तो इसलिए उसकी जो बॉडी सरफेस होती है उससे ये गैसेस एक्सचेंज करके खुद का सर्वाइवल मतलब पॉसिबल होता है अमीबा का. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स.
Those living organisms which are composed of more than one cell are called multicellular organisms. यानी कि वो organisms, वो जानदार जो कि एक से ज्यादा सेल से बने हुए होते हैं, उनको हम multicellular organisms कहते हैं. We will discuss about brassica plant and frog animal as example of multicellular organisms. अच्छा, अब हम वीडियो के बाकी पार्ट में जो है वो प्लांट के बारे में, यानी कि ब्रासिका जो है वो प्लांट की एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे और फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे एज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ब्रासिका. ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस इज अ बॉटनिकल नेम ऑफ मस्टर्ड. यानी कि जो मस्टर्ड होता है, सरसों जो होता है, उसका बॉटनिकल नेम होता है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस. उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? दिस प्लांट कंसिस्ट ऑफ रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स. यानी कि ये प्लांट जो होता है, इसमें रूट्स होती हैं, स्टेम होता है, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट होते हैं और सीड भी होते हैं. ये सारी चीजें डायग्राम में बनी हुई हैं. These parts can be divided into two. अच्छा, ये जितने भी पार्ट्स होते हैं इस प्लांट में, वो दो डिवीजन में डिवाइडेड होते हैं. एक होता है वेजिटेटिव पार्ट्स और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, दे डू नॉट डायरेक्टली टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली मदद नहीं करते. जैसे कि मैं वेजिटेटिव पार्ट्स को ग्रीन से हाईलाइट कर देती हूँ. जैसे कि क्या हो गया, रूट्स हो गए, ठीक है, स्टेम हो गई, ब्रांचेस, ठीक है, जितनी भी ब्रांचेस वगैरह निकल रही हैं रूट या स्टेम्स की, वो. और इसके अलावा जो लीव्स होते हैं, देखें ये ओल्ड लीफ और ये यंग लीफ, तो ये सारे वेजिटेटिव पार्ट्स में आ जाते हैं. उसके बाद आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में. तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स consist of sex organs which are directly related to sexual reproduction, for example flowers. अच्छा, reproductive parts में वो आ जाते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली मदद करते हैं, एंड दे आर फ्लावर्स. यानी कि इनमें सेक्स ऑर्गन पाया जाता है जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन पॉसिबल होती है प्लांट्स में, और इन्हें हम रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं. ब्रासिका के जो ये वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं विच इंक्लूड्स रूट्स, स्टेम, लीफ, और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स विच इंक्लूड्स फ्लावर, तो इन सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. यहाँ पर मैंने ब्रासिका प्लांट की पिक्चर लगा दी है ताकि आपको माइंड में रहे कि ब्रासिका प्लांट लाइव कैसे दिखता है. रूट्स. ब्रासिका की रूट्स के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे. डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल ऑफ द सीड एंड ग्रोज अंडर द सॉइल. यानी कि सीड का जो रेडिकल होता है उसमें से रूट जो है वो सबसे पहले निकलती हैं और मट्टी के अंदर ही ग्रो होती हैं, मट्टी के बाहर आके ग्रो नहीं होती हैं. फर्स्ट पार्ट ऑफ रूट टू अराइज फ्रॉम रेडिकल इज नोन एज प्राइमरी रूट, थिकर देन अदर्स. जो फर्स्ट पार्ट होता है रूट का, जो रेडिकल से निकलता है सबसे पहले, उसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं, जो कि सबसे ज्यादा मोटा होता है. देन सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम प्राइमरी रूट्स. उसके बाद जो है टर्शरी और जो सेकेंडरी रूट्स होते हैं वो प्राइमरी रूट से निकलते हैं, और प्राइमरी रूट्स निकल रहे थे रेडिकल से. द टिप्स ऑफ ऑल द रूट्स बियर अ कैप, रूट कैप. जो टिप होते हैं यानी कि जो एंड वाला हिस्सा होता है उसमें एक कैप होता है, कैप से वो एंड वाला हिस्सा कवर्ड होता है जिसको हम रूट कैप कहते हैं. डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं एक कैप लाइक बना हुआ है जिसमें रूट की टिप जो है वो कवर्ड है. Each root has fine, thin root hairs which helps to absorb water and minerals from soil. यानी कि हर जो रूट होती है उसमें रूट हेयर्स होते हैं. यहाँ पर आप जो डायग्राम देख रहे हैं वो किसी रेडिकल या सीड की नहीं है, वो एक पर्टिकुलर रूट की है जिसमें से रूट हेयर्स, बहुत सारे रूट हेयर्स निकल रहे हैं, और ये जो रूट हेयर्स हैं ये वाटर और जो मिनरल्स होते हैं मट्टी के अंदर उनको एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट. रूट का इंटरनली स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ा, अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. आउटर पार्ट इज एपिडर्मिस व्हिच प्रोटेक्ट्स द रूट. जो आउटर पार्ट होता है सबसे बैरूनी पार्ट, उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, जो कि रूट को प्रोटेक्ट करता है. यहाँ पर ये आप लोग एपिडर्मिस देख सकते हैं, ये रूट को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है. रूट इज द आउटग्रोथ ऑफ एपिडर्मल सेल्स. जो रूट होती है वो एपिडर्मल सेल से बनी होती है, ठीक है. नेक्स्ट टू इट इज कॉर्टेक्स एंड इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स. जो एपिडर्मिस के बाद होता है वो होता है कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स किससे बना हुआ होता है? पैरेन्काइमा सेल्स के साथ से बना हुआ होता है.
पैरेन्काइमा सेल्स स्टोर फूड मटेरियल। जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं, यानी कि इन शॉर्ट कॉर्टेक्स में फूड मटेरियल स्टोर होता है। Within the cortex is a central region known as stele, which is surrounded by endodermis. Cortex के अंदर ही एक cortex के अंदर जो central region होता है उसको हम stele कहते हैं, और वो endodermis से surrounded होता है। यानी कि देखें, मैं आपको shortly बताती हूँ। पहले हमने पढ़ा एपिडर्मिस होता है रूट के से सबसे बाहर, जो कि रूट को मदद करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और जो रूट होता है बेसिकली वो किससे बना हुआ होता है, वो एपिडर्मल सेल से बना हुआ होता है। एपिडर्मिस के बाद आता है कॉर्टेक्स, जो कि बना हुआ होता है पैरेन्काइमा सेल्स के साथ, और जिसमें फूड स्टोर होता है। अब कॉर्टेक्स के बीच वाला जो रीजन होता है उसको हम कहते हैं स्टील, जो कि एंडोडर्मिस से बना हुआ होता है। नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस इज अ पेरिसाइकल ब्रांच ऑफ रूट ओरिजिनेट फ्रॉम पेरिसाइकल। यानी कि जो एंडोडर्मिस था, कॉर्टेक्स के सेंट्रल रीजन स्टील को जो सराउंड कर रहा था एंडोडर्मिस, उसके बाद आता है पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल से निकलती है ब्रांच ऑफ रूट। यानी कि रूट की जितनी भी ब्रांचेस होती हैं वो पेरिसाइकल से निकलती हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये पेरिसाइकल बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं। The central part of the stele is occupied by a xylem। जो central part होता है स्टील का वो xylem से बना हुआ होता है। In between xylem is phloem। Rest of stele is made up of parenchyma cells। अच्छा देखिए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है क्योंकि इजी है। कह रहे हैं कि स्टील के सेंट्रल पार्ट में, स्टील किसका सेंट्रल पार्ट था, वो था हमारा कॉर्टेक्स का सेंट्रल पार्ट, लेकिन स्टील के सेंट्रल पार्ट में हमें क्या पाया जाता है, जाइलम पाया जाता है, और जाइलम के बीच में फ्लोएम पाया जाता है, और बाकी जितना भी स्टील होता है वो पैरेन्काइमा सेल से बना हुआ होता है। स्टेम डेवलप्स फ्रॉम प्यूम्यूल ऑफ सीड एंड ग्रोज अवे फ्रॉम सॉइल। यानी कि जो सीड का प्यूम्यूल होता है उससे स्टेम निकलता है और सॉइल से दूर की तरफ ग्रो होने लगता है। बेयर ब्रांचेस एंड फ्लावर्स। स्टेम से हमें पता है ब्रांचेस और फ्लावर्स निकलते हैं। द पॉइंट ऑन स्टेम और ब्रांच विच गिव्स राइज टू लीफ इज नोन एज नोड। अब कह रहा है कि वो पॉइंट स्टेम या ब्रांच का जिससे लीफ निकलता है उसको हम कहते हैं नोड। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये समझे स्टेम है, ये स्टेम की ब्रांच है, और यहाँ से लीव्स निकल रहे हैं। ये एक लीफ, एक्सक्यूज माय ड्राइंग, और ये दूसरा लीफ, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो दो लीव्स हैं, ठीक है, ये जिस पॉइंट से निकल रहे हैं, ये यहाँ इस पॉइंट से निकल रहे हैं और ये वाला इस पॉइंट से निकल रहा है, तो इस दोनों मतलब ये जो दो पॉइंट्स हैं इनको हम नोड कहते हैं, और दो नोड्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम कहते हैं इंटरनोड। स्टेम हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर, सॉल्ट्स एंड फूड। जो स्टेम होता है वो पानी, सॉल्ट और जितना भी खाना वगैरह होता है एक प्लांट में, वो उसको ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है टुवर्ड्स रूट्स और लीव्स। सपोर्ट्स लीव्स एंड ब्रांचेस इन एयर। अच्छा, हवा में हवा जब बहुत तेज लगती है तो स्टेम ही एक वाहिद जरिया होता है इनका, लीव्स का, कि वो अपनी जगह पे खड़े हुए होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर स्टेम। A cross section of brassica stem shows that it is surrounded on outside by epidermis। वही जैसे रूट सराउंडेड था बाहर की तरफ से एपिडर्मिस से, इसी तरह स्टेम भी होता है। नेक्स्ट टू इट इज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा एंड कॉलेन्काइमा सेल्स। उसके बाद कॉर्टेक्स आ जाता है एपिडर्मिस के बाद। डायग्राम में आप लोग देखते जाएं डायरेक्टली। ये देखें, वेट अ सेकंड, ये देखें, पहले एपिडर्मिस आया, ठीक है, उसके बाद कॉर्टेक्स आया। अब जो स्टेम का कॉर्टेक्स है वो बना हुआ है पैरेन्काइमा और कॉलेन्काइमा सेल्स से। कॉर्टेक्स स्टोर्स फूड मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट टू कॉर्टेक्स इज वेस्कुलर बंडल कंपोज्ड ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। कॉर्टेक्स के बाद एक वेस्कुलर बंडल आता है जिसको जो कि बना हुआ होता है जाइलम और फ्लोएम से। जाइलम बाहर की तरफ होता है और फ्लोएम बीच की तरफ होता है। In between xylem and phloem is a region of meristematic cells called cambium। देखिए, ये रहा phloem और ये रहा xylem, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक मेरिस्टेमेटिक सेल्स का बंडल होता है जिसको हम कहते हैं कैम्बियम, जिसको हम कहते हैं कैम्बियम।
ठीक है। तो xylem phloem makes together vascular bundle and between them is a cambium, a bundle of meristematic cells. The center of stem is occupied by pith made up of parenchyma cells and stores food material. जो सेंटर होता है स्टेम का वो पिथ से बना हुआ होता है। अब पिथ क्या होती है? पिथ जो है वो पैरेन्काइमल सेल से बनी हुई होती है और फूड को स्टोर करने में मदद करती है। लीफ, इट ग्रोज आउट ऑन स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस फ्रॉम द नोड्स, यानी कि ये स्टेम से वो जो है ग्रो करता है और जो इसकी ब्रांचेस होती हैं वो नोड से ग्रो करती हैं। नोड हमने पढ़ा था, द पॉइंट फ्रॉम विच लीफ अराइजेस फ्रॉम द ब्रांच ऑफ स्टेम। लीफ ऑफ ब्रासिका कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। अच्छा, जो लीफ होता है ब्रासिका का उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है पेटियोल और दूसरा होता है लैमिना। जो पेटियोल होता है इट इज लोअर स्टॉक लाइक पार्ट, ठीक है। जो स्टॉक होता है लीफ के नीचे वाला जो पोर्शन होता है, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, ये रहा, ठीक है, ये इसको हम कहते हैं पेटियोल। और दूसरा होता है लैमिना, अपर ग्रीन एक्सपांडेड पोर्शन। ये यहाँ पर लैमिना ये शो किया गया है, ये जितना भी ऊपर वाला सरफेस होता है लीफ का, इस पूरे को हम कहते हैं लैमिना। There is a swollen vein in the middle of leaf known as midrib. अच्छा, जो ब्रासिका के लीफ होता है उसके बीच में एक सॉलिन वो होती है, वेन टाइप होती है, और उस जिसको हम कहते हैं मिडरिब। यहाँ पर डायग्राम में बनी हुई है, इट्स मिडरिब, जो कि सेंट्रली प्लेस्ड होती है पूरी, ये, ठीक है। फंक्शन ऑफ लीफ इज टू प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो लीफ का फंक्शन क्या होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस करना, खाना बनाना। They are arranged in such a way that their upper surfaces remain directly exposed to sunlight while lower surface does not. ये इस तरह से अरेंज हुए हुए होते हैं कि जो इनकी अपर सरफेस, ऊपर वाली सरफेस होती है, उससे सनलाइट डायरेक्ट आके टकराती है और नीचे वाली सरफेस से नहीं टकराती। Leaves having different upper and lower surfaces are called bifacial leaves. जो leaves होते हैं जिनकी ऊपर वाली सरफेस भी होती है नीचे वाली सरफेस भी होती है, उनको हम कहते हैं bifacial leaves. Internal structure of leaf. It is composed of several distinct layers. Upper layer of leaf is called upper epidermis. Layer of leaf is called lower epidermis. Contains stomata and two guard cells. जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसकी दो लेयर, मतलब काफी ज्यादा लेयर्स होती हैं। एक अपर लेयर होती है जिसको हम अपर एपिडर्मिस कहते हैं, और एक लोअर लेयर होती है जिसको हम लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। और लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा भी पाए जाते हैं और दो गार्ड सेल्स भी पाए जाते हैं। द टिश्यू बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मीजोफिल। जो टिश्यू होता है अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मीजोफिल, ठीक है। Mesophyll cells below the epidermis made a layer known as palisade layer. जो मीजो, अच्छा ये यहाँ पे ये देखिए डायग्राम में, ये रही हमारी अपर एपिडर्मिस, ठीक है, और ये रही हमारी लोअर एपिडर्मिस। इनके बीच में हमें पढ़ा था मीजोफिल होते हैं। अब कह रहा है कि अपर एपिडर्मिस के नीचे जो होते हैं जो मीजोफिल सेल्स होते हैं वो एक लेयर बनाते हैं जिसको हम पैलिसेड लेयर मीजोफिल कहते हैं, ठीक है। The cells next to palisade layer make another layer known as spongy layer, cells of which are irregular in shape and loosely arranged. जो palisade layer के बाद जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं spongy mesophyll, ठीक है, यहाँ पे बनी हुई है, यानी कि ये फर्स्ट लेयर हो गई, ये हमारी सेकेंड लेयर हो गई, एंड दिस वन इज आवर थर्ड लेयर, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। जो स्पंजी लेयर के सेल्स होते हैं वो इरेगुलरली शेप्ड होते हैं, ये देखिए इरेगुलरली, कोई सीधा जा रहा है, कोई उल्टा जा रहा है, कोई टेढ़ा जा रहा है, तो इरेगुलरली शेप्ड होते हैं। फोटोसिंथ और इनके बीच में स्पेस भी होता है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन पैलिसेड एंड स्पंजी लेयर। जो फोटोसिंथेसिस होती है वो पैलिसेड और स्पंजी लेयर्स के बीच में होती है। Leaves contains many veins or vascular bundles composed of xylem and phloem. जो लीफ होता है उसमें काफी ज्यादा वेन्स भी होती हैं और वेस्कुलर बंडल्स भी होते हैं जो कि बने हुए होते हैं जाइलम और फ्लोएम के। रिप्रोडक्टिव पाथ। फ्लावर। ब्रासिका प्लांट bears small yellowish flowers। जो ब्रासिका प्लांट होता है उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो छोटे और येलो कलर के होते हैं, मैंने आपको पीछे डायग्राम में भी दिखाए थे। They are arranged on young branches in a special way. This special arrangement of the flowers on the stem is called inflorescence.
अच्छा, ये जो होते हैं यंग ब्रांचेस पे, यानी कि जो न्यू ब्रांचेस निकलती हैं उस पे एक पर्टिकुलर वे से अरेंज होते हैं, और उस वे को, जिस वे से ये लोग अरेंज होते हैं ऑन स्टेम, उसको कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। अब पार्ट्स क्या क्या होते हैं फ्लावर्स के, इस फ्लावर के, ब्रासिका के फ्लावर के। द फ्लावर इन ब्रासिका इज सिचुएटेड ऑन अ स्टॉक नोन एज पेडिसल। जो जो फ्लावर होता है ब्रासिका का, वो एक स्टॉक पे खड़ा हुआ होता है, जिसको हम पेडिसल कहते हैं। यहाँ पे देखिए डायग्राम में मैं आपको पेडिसल शो कर देती हूँ। ये स्टॉक लाइक एक होती है जिसपे फ्लावर खड़ा इनका सिचुएटेड होता है। द टिप ऑफ पेडिसल बियर्स थैलेमस। जो टिप होती है पेडिसल की, उसको हम थैलेमस कहते हैं। ये देखिए, ये है टिप, टिप हमारी, और ये हमारी नीचे स्टॉक। The floral leaves are arranged in 4 halls on the thalamus from outside to central one in following order. सबसे पहले होता है कैलिक्स, ठीक है, बाहर की तरफ। जो पेटल्स होते हैं लीफ के, वो इस तरह से अरेंज होते हैं, बाहर की तरफ कैलिक्स होता है, उसके बाद कोरोला, उसके बाद एंड्रोशियम एंड देन गाइनोशियम। एक एक करके हम आगे डिस्कस करेंगे। कैलिक्स, outermost hall and consists of 4 sepals। यानी कि जो कैलिक्स होता है ये सबसे बैरूनी हॉल होता है, पार्ट होता है, और ये 4 सेपल्स से बना हुआ होता है। Sepals are light green in color in young flowers but becomes yellowish as it matures। यानी कि जब न्यू न्यू फ्लावर बनता है तब उसमें लाइट ग्रीन कलर के सेपल्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे फ्लावर बढ़ता जाता है तो वो येलोइश कलर में मतलब चेंज हो जाते हैं। हेल्प्स टू प्रोटेक्ट इनर पार्ट्स ऑफ फ्लावर फ्रॉम सनलाइट एंड रेन। यानी कि जो इनर पार्ट होता है फ्लावर का, जो जितने भी इनर पार्ट्स होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, उन सबको कैलिक्स प्रोटेक्ट करता है बाहर की रोशनी से, सनलाइट की और बारिश से। Corolla. This is the second hall and is composed of 4 free yellow petals। यानी कि जो कोरोला होता है वो 4 येलो पेटल्स से बना हुआ होता है, और ये सेकंड हॉल होता है, सेकंड पार्ट होता है। कोरोला हैव पेटल्स व्हिच मेक इट वेरी अट्रैक्टिव टू इंसेक्ट्स एंड thus हेल्प इन पॉलिनेशन। जो कोरोला होता है उसमें बहुत ज्यादा पेटल्स होते हैं कोरोला में, जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, कलरफुल होते हैं, येलो कलर के होते हैं, किसमें, ब्रासिका प्लांट में। और ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो उनकी तरफ आए, कोरोला की तरफ, और पॉलिनेशन में मदद करें। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम मेक्स थर्ड हॉल एंड लाइज इनसाइड द पेटल्स। यानी कि पहला था कैलिक्स, फिर था कोरोला, और उसके बाद एंड्रोशियम है थर्ड हॉल, और ये पेटल्स के अंदर पाया जाता है। Consists of 6 free stamens which are male reproductive organs of the flower। यानी कि जो एंड्रोशियम होता है वो किससे बना हुआ होता है, वो 6 स्टेमेंस से बना हुआ होता है, जिसे हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं फ्लावर का। स्टेमेंस इन ब्रासिका आर अरेंज्ड इन 2 सर्कल्स। यानी कि जो स्टेमेंस होते हैं ब्रासिका में, जो कि 6 इन क्वांटिटी होते हैं, वो 2 सर्कल्स में अरेंज होते हैं, यानी कि 2 सर्कल्स बनाते हैं। एक आउटर सर्कल बनाता है, outer circle has 2 small stamens and inner circle has 4 long stamens। यानी कि जो आउटर बाहर वाला सर्कल होता है उसकी 2 छोटी स्टेमेंस पाई जाती हैं, और जो इनर सर्कल होता है वो किससे बना होता है, वो 4 लंबी स्टेमेंस से बना हुआ होता है। Each stamen has 2 well defined parts। जितने भी स्टेमेंस होते हैं, मतलब हर स्टेमेन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक फिलामेंट होता है, एक एंथर होता है। जो फिलामेंट होता है इट इज लोअर डेलिकेट स्टॉक। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। लो, स्टेमेंस इस शेप के होते हैं, ठीक है, इस शेप के होते हैं स्टेमेंस। तो ये क्या कह रहा है, जो फिलामेंट होता है वो कौन सा, ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये, इसको हम फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलामेंट, ओके। और एंथर जो होता है ये अपर स्वोलन पार्ट होता है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है जो कि स्वोलन दिख रहा है, मोटा मोटा आपको दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, एंथर, इसको हम एंथर कहते हैं। हैज सेवरल पॉलन ग्रेन्स, और जो ये एंथर होता है इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। When anther matures, a longitudinal slit is made which enables the pollen grains to escape। यानी कि जब ये एंथर, जो सोलन पार्ट है, ऊपर का सर्कुलर पार्ट जो आपको नजर आ रहा है फिलामेंट के ऊपर, ये जब मेच्योर होता है तो ये सोलन होता जाता है, अपना साइज इसका बड़ा होता जाता है, और फिर इसमें एक स्लिट, यानी कि एक लॉन्गिट्यूडनल स्लिट, एक कट पैदा होता है, जिसकी वजह से जो वो होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो बाहर जाते हैं एयर में।
There are dark green nectares of small size at the base of endometrium and contain nectar which is food of insects. यानी कि जो एंड्रोशियम होता है बेसिकली उसके नीचे की तरफ कुछ नेक्टेयर्स पाए जाते हैं, डार्क ग्रीन कलर के होते हैं वो, और उनके अंदर नेक्टार पाया जाता है। और नेक्टार बेसिकली हनी लाइक सब्सटेंस है जो कि इंसेक्ट्स का खाना होता है। तो इसकी वजह से क्या कहते हैं कि इंसेक्ट्स जो है वो एंड्रोशियम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि एंड्रोशियम में हनी लाइक सब्सटेंस होता है जो कि इंसेक्ट्स का खाना होता है। When insects come to eat that nectar, pollen grains get attached to their bodies and transferred from one flower to another, results in pollination of flowers. अच्छा, जब इंसेक्ट्स आते हैं एंड्रोशियम में वो नेक्टार, वो हनी लाइक सब्सटेंस खाने, तो उनके इंसेक्ट्स के जो पाँव होते हैं, लेग्स होते हैं, उनके साथ पाँव तो नहीं कह सकते, लेग्स जो होती हैं उनके साथ पॉलिन ग्रेन्स अटैच्ड हो जाते हैं, और फिर वही इंसेक्ट जब दूसरे फ्लावर की तरफ जाता है तो इस तरह से वो पॉलिन ग्रेन्स क्या ट्रांसफर करता है एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर की तरफ, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन होती है और पॉलिनेशन होती है फ्लावर्स की। गाइनोशियम, दिस इज द फोर्थ हॉल ऑक्यूपाइंग द सेंट्रल पोर्शन। ये फोर्थ हॉल होता है और सेंट्रल पोर्शन यानी कि जो सेंट्रल पोर्शन होता है फ्लावर का वो गाइनोशियम बनाता है। द पार्ट्स ऑफ गाइनोशियम आर कॉल्ड कार्पेल्स हु आर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स। यानी कि यानी कि जो गाइनोशियम के पार्ट्स होते हैं वो उनको हम कार्पेल्स कहते हैं। जैसे कि एंड्रोशियम के पार्ट्स को हम स्टेमेंस कह रहे थे और वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे। इसी तरह गाइनोशियम का जो पार्ट होता है उसको हम कार्पेल्स कहते हैं और वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहलाए जाते हैं। इन ब्रासिका गाइनोशियम इज फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ टू कार्पेल्स। जो ब्रासिका होता है उसमें गाइनोशियम दो कार्पेल्स से बन के फिर बनता है। जैसे कि एंड्रोशियम में 6 स्टेमेंस थे, इसी तरह से गाइनोशियम 2 कार्पेल्स से बनी हुई होती है। Each carpel is divided into 3 main parts: ovary, style and stigma. जो हर एक गाइनोशियम हर एक कार्पल होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आप लोग को नजर आ रहे होंगे, एक मिनट मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ओवरी, इट इज लोअर सोलन पार्ट। ये देखें, ये ओवरी, ठीक है, कार्पल की ये लोअर नीचे की तरफ होती है और ये सोलन होती है। आप देख सकते हैं सबसे मोटी है, तो ये सोलन पार्ट होता है। उसके बाद आ जाती है उसके बाद आ जाती है स्टाइल। कार्पल एक्सटेंड्स एंड फॉर्म्स स्टाइल। यानी कि ये देखेंगे, ये रहा स्टाइल। जो कार्पल होता है वो बढ़ता है अपनी साइज में और बढ़ने के बाद पहले ओवरी बनाते हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्ट होकर स्टाइल बना लेता है। स्टिग्मा इज द थर्ड पार्ट, स्टाइल स्वोलन टिप। यानी कि जो स्टिग्मा होती है वो स्टाइल की स्वोलन टिप होती है। ये देख सकते हैं, ये टिप पे है ना स्टाइल की, तो ये स्वोलन टिप होती है स्टाइल की। तो ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। In ovary, many ovules are present which ripen into seeds and ovary into fruit. जो ओवरी होती है उनमें काफी ज्यादा ओव्यूल्स पाए जाते हैं जो कि सीड्स बनाते हैं और ओवरी को फ्रूट में कन्वर्ट करते हैं। देखें, ऐसे याद करें कि ओवरी में और फ्रूट में आर आ जाता है, ओवरी कंसिस्ट आर, और फ्रूट में भी आर आता है। तो इससे याद रखें कि ओवरी हमेशा फ्रूट में चेंज होगी और जो ओव्यूल होगा वो सीड में चेंज होगा। Seeds and fruits of brassica are several in number and are small and light. जो seeds होते हैं ब्रासिका के फ्रूट में, मस्टर्ड के फ्रूट में जो सीड्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं और छोटे छोटे और हल्के होते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग इस ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं हमें, या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो फिर नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज छोड़ दें, हम ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू।